हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 1। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट 1 हल कराया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसका जो भी क्वेश्चन होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कई न कई बार आ चुके हैं। ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन है इनका हल करवाएंगे, इनको हल करवाएंगे और जो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। तो दोस्तों अभी हम आपको बता दूं कि लाइव बने थे तो क्या हुआ कि उसमें सारी चीजें जो है क्लियर क्लियर नहीं दिख पा रही हैं। ठीक है। तो अभी लाइट भी चली गई थी तो लाइट के प्रॉब्लम होने के कारण शायद जो भी था दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को उसके लिए क्षमा मांगूंगा, क्योंकि भाई देखो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है थी। लाइट कट गई उसमें कोई बात नहीं। चलिए आप लोगों को जो भी चीजें हैं सभी चीजें तो दिखाई जाएंगी। ठीक है। और चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो भी होंगे आपका जो ग्रुप है उसका जो ओनली एडमिन है उसको ओनली एडमिन से हटा दिया जाएगा। आप लोग वहां से क्वेश्चन कोई आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या इसी में और क्या कर सकता था मेरे दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसके गुण व दोष को बताइए। इतनी बातों को इसमें ध्यान में रखना था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण 3/2 फाइम या 1.5 फाइम होता है। आप लोगों को घबराना नहीं है कि इसी को हम लिखेंगे, इतने का भाग दे देंगे तो 1.5 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप लोग करके देख लीजिए, इतना आ जाए। आप लोग ये मत समझिएगा कि इतना नहीं होगा। सारी चीजों को कैलकुलेट करके देख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टार्क इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसका यहाँ पे आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट 1 है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही बता दिया गया है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सभी हैं, किसी एक को पार्टिकुलर नहीं कहा जा सकता मेरे दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी चीजों को पढ़ा के आपको भेजेंगे एग्जाम देने के लिए। चलिए यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किसी एक प्रकार के स्टार्टर का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि स्टार्टर की वर्णन कीजिए। कोई एक प्रकार का आज से मैक्सिमम डीओएल या स्टार डेल्टा स्टार्टर पूछा जाता है। तो इन दोनों स्टार्टर को आप क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल यानी गति नियंत्रण विधि की व्याख्या कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि जो हमारा टार्क स्लिप कर्व पर रोटर रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीजों को आपको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। तो इसके गुण व दोष का वर्णन करेंगे, अभी हम सारी चीजों का वर्णन करेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन तो कई बार बता दिए हमने, यह क्वेश्चन तो कई बार बताया है। निम्नलिखित टिप्पणियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे सर्पण है एक स्लिप, जिसे आप सर्पण कहते हैं उसी को स्लिप भी कहते हैं। ठीक है। स्लिप इंग्लिश है, हिंदी जो है सर्पण है। यहाँ पे क्रबलिंग है, सिंगल फेजिंग है, कॉगिंग है। तो इन सभी चीजों को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट सभी जो भी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कैसे करते हैं, आइए हम आपका सारा नोट्स बना के रखे हैं, सारी चीजों को बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारी चीजों को बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। पहला क्वेश्चन है थ्री, पहले आप हेडिंग डालेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। जैसे ही आप लोगों को यह क्वेश्चन मिलेगा तो पहले ही आपकी हेडिंग होनी चाहिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद लिखना चालू कर दीजिएगा कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है कैसे लिखने का तरीका तो हमने आपको बता दिया। आज जो भी चीजें हैं कैसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे पहला हमारा, जैसे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे। क्या दे देंगे? इंट्रोडक्शन दे देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ऐसा मोटर जो थ्री फेज या थ्री फेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई से कार्य करता है, यानी थ्री फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है, उसे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। यह मोटर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिकल मोटर है। क्या है? इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली यह हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही है। अब आगे आप बात आती है
कि इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है, बेस होता है, एयर गैप भी होता है इसमें। यानी एयर गैप कहाँ होगा, हमारा रोटर से, ये स्टेटर और जो हमारी रोटर होती है इन दोनों के बीच में थोड़ा एयर गैप होता है। चलिए, इसको तो आप लोगों ने समझा होगा। यह हमारा बाहर वाला पार्ट जो होता है उसे स्टेटर कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम रोटर कहते हैं, ठीक है। अब इसको स्थापित करने के लिए हमें बेस की आवश्यकता पड़ती है, तो बेस भी हम बना लेते हैं। अब बात आती है, स्टेटर हमारा किसका बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। रोटर पे हमारा क्या किया जाता है, बाइंडिंग किया जाता है। रोटर जो होता है हमारा घूमने वाला पार्ट होता है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात आती है, स्टेटर जो होता है यह क्या करता है, हमारा हमारा जो होता है, यह जो भी इस पे चोट होते हैं, बाहरी मतलब आघात होता है या फिर मॉइस्चर वगैरह वगैरह चीजों से यह हमारा प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो स्टेटर में इतनी सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। पहले तो आप स्टेटर में लिखेंगे यह ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है, यह ढलवा लोहे का बना होता है। बात आती है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक देखे होंगे आप लोगों ने स्टेटर, दूसरा होगा रोटर। आप लोग करिए कुछ नहीं, बस आप लोग अपना नोट्स लेके बस बैठ जाइए और जो भी चीजें हैं उनको देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्टेटर क्या होता है। तो स्टेटर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। अब स्टेटर देखिए, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो हमारा मोटर के अंदर का वह पार्ट जो घूमता नहीं है, ठीक है, जो घूमता नहीं है। तो यहाँ पे वही चीजें सारी लिखी हुई हैं। मैं आप लोगों को बस एक तरीके से बता दे रहा हूं कि हाँ ये ऐसे होता है, ठीक है। तो स्टेटर में क्या किया जाता है, स्टेटर वाइंडिंग को इंडक्शन मोटर को देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाली पॉइंट देखिए, स्टेटर वाइंडिंग को इंडक्शन मोटर के स्टेटर में की जाती है। स्टेटर वाइंडिंग को इंडक्शन मोटर के स्टेटर में ही की जाती है, स्टेटर में ही की जाती है, और इसे थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। तो आप लोगों को एक चीज और पता होना चाहिए कि रोटर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। रोटर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है मेरे दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किसमें, जो हमारा स्टेटर होता है इसमें क्या होता है, अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा स्टेटर होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटर फ्रेम, एक होता है स्टेटर कोर। तो जो हमारा फ्रेम होता है यह हमारा बाहरी पार्ट होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है, इसका मुख्य कार्य यह होता है मेरे दोस्तों कि यह स्टेटर और फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। यह एक कवर के रूप में कार्य करता है मेरे दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आप लोगों को जैसे कि बताया कि यह मशीन को बाहरी चोट से बचाता है, और यह जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, कठोर होता है। और एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि यह जो हमारी मशीन के मॉइस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्तों, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो जैसे हम आप लोगों को बताया कि यह ढलवे लोहे का बना होता है, यानी डाई कास्ट या फैब्रिकेटेड स्टील से बना होता है। आगे चलते हैं, कोर की बात कर लेते हैं। तो कोर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कोर क्या होता है, स्टेटर कोर का मुख्य कार्य एसी फ्लक्स को कैरी कराना। जो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है इसमें, उसको कैरी कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटर कोर का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि स्टेटर कोर को हम कई सारे स्टेटर कोर को लेमिनेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेमिनेट करके, आपस में लेमिनेट करके उनको जोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, लेमिनेट करने से क्या होता है मेरे दोस्तों कि जो हमारी हिस्टैरिसीस लॉस होती है उसको कम कर दिया जाता है। क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जाता है। और जो हमारा मुख्यतः होता है रोटर उसको सॉरी जो हमारा ईडी करंट लॉस होता है उसको कम किया जाता है। अब बात आती है जो हमारा लेमिनेशन किया जाता है, कितने एमएम तक किया जाता है, जो वाइंडिंग का लेमिनेशन होता है कितने एमएम तक का होता है। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली पॉइंट देख लेंगे, कोर को लेमिनेट करने से हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। ये आपका कोर बना हुआ है। तो कोर कुछ ऐसा बना होता है, आप लोग एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग की। तो स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग हमारा स्टार्टर पर ही की जाती है। तो आप लोगों को जैसे कि हमने बताया, अब इसमें क्या होता है, थ्री फेज इंडक्शन, देखिए यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर की परिधि पर हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, यानी इसके स्टेटर कोर पर ही हम थ्री फेज वाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, थ्री फेज बाइंडिंग कर लेते हैं। अब बाइंडिंग करते हैं तो इसमें एक चीज और हो जाता है, बाइंडिंग इसमें या तो स्टार में करेंगे या तो डेल्टा में करेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से थ्री फेज वाइंडिंग में थ्री फेज एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, यानी प्रदान करते हैं। अब देखिए वाइंडिंग के थ्री फेज या तो स्टार में या तो डेल्टा में जुड़े होते हैं। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, स्टेटर पर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं, यानी हमारा जो स्टेटर पे वाइंडिंग होती है उसे फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। जब हम वाइंडिंग को थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यानी जब हम सप्लाई प्रदान करते हैं तो यह क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
प्रोवाइड कराता है। अब बात आती है रोटर। तो रोटर को जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यह मशीन का घूमने वाला पार्ट होता है या मशीन के अंदर होता है, ठीक है, इतना तो आप लोगों ने जाना होगा। अब बात आती है मोटर। देखिए रोटर इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग पार्ट है, ये हमने आपको बताया, जो शाफ्ट के माध्यम से मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ होता है। शाफ्ट के माध्यम से किससे जुड़ा होता है? मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ होता है। आगे बात आती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ भी इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे रोटर का। तो रोटर में क्या होता है? बियरिंग्स होता है, इंटरिंग होता है, दो इंटरिंग होते हैं मेरे दोस्तों। इंटरिंग के माध्यम से क्या किया जाता है? कंडक्टर को शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के रोटर में हमने दो इंटरिंग का यूज किया है। इन इंटरिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं इनको शॉर्ट सर्किटेड करने के लिए इंटरिंग का प्रयोग करते हैं। बियरिंग्स क्या होता है मेरे दोस्तों? इसमें जो हमारी छोटी मोटरें होती हैं इसमें बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है, जो हमारी बड़ी मोटरें होती हैं इसमें रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या, किस बियरिंग का, जो छोटी मोटरें हैं इंडक्शन की जो मोटरें होती हैं उसमें बॉल बियरिंग का यूज कर लेते हैं। तो इसके रोटर पे ही क्या किया जाता है? बियरिंग्स का यूज कर लेते हैं। बियरिंग्स से यूज करने से मेरे दोस्तों जो हमारी मोटर होती है बहुत ही स्मूथली चलना चालू कर देती है, ठीक है। अब इसमें बात आती है, ये हमारे जो कंडक्टर्स हैं इनको थोड़ा तिरछा रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो, ताकि हमारी मैग्नेटिक लॉकिंग जो हो कम हो, तो इसलिए आप लोग स्लॉट को तिरछा रखते हैं, कंडक्टर को तिरछा रखते हैं। अब बात आती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। तो यहां से आप लोगों का थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो वर्किंग है इसको तो हमने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ लिया है या फिर पढ़ा है, उसी के भांति जो हमारा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसी का कार्य सिद्धांत है। अब बात आती है, तो हमारा वहां पे प्राइमरी वाइंडिंग होती थी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती थी। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटर होता है वो हमारा प्राइमरी हो जाएगा और जो हमारा रोटर हो जाएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है और यही सारी चीजें लिखी भी हुई है, ठीक है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि थ्री फेज जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम किस पे सप्लाई देते हैं? स्टेटर पर सप्लाई प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि इस पे सप्लाई देते हैं तो किस प्रकार की सप्लाई देते हैं मेरे दोस्तों? तो एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। इंडक्शन की जितनी भी मोटरें होंगे उस पर क्या देंगे? हम एसी सप्लाई देंगे। अब बात आती है कि इसका वर्किंग देख लेंगे, तो इतनी सारी चीजें तो हमने आपको बता दिया। यहां से देखिए, जब मोटर के स्टेटर या प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में एक नियमित घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो आप लोग जैसे ही जो हमारी मोटर होती है उसमें सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है? घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस देखिए, अब यहां से बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा मोटर में भी उसी गुण का एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। किसमें? जो हमारा चुंबकीय प्रेरण के द्वारा यानी इंडक्शन के द्वारा क्या हो जाता है? इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिससे रोटर परिपथ फील्ड, मतलब जो हमारा रोटर परिपथ होता है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रेरित होती है यानी इंड्यूस्ड होती है तथा अपनी निजी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, यानी अपना खुद का क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। इस प्रकार स्टेटर में नियमित घूर्णी मैग्नेटिक फील्ड तथा स्टेटर द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड में पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमने लगता है। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना था। अब बात आती है इसके गुण व दोष की। तो गुण व दोष देख लीजिए, इसी में एक क्वेश्चन भी है आपका, गुण व दोष यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के गुण व दोष का वर्णन कीजिए। पहला है यह, देखिए गुण में पहला लाभ जो होता है या गुण जो होता है, यह पहला है, यह बहुत कम मूवेबल भागों के साथ मजबूत और सरल होता है। यानी इसका जो पार्ट जो घूमने वाले भाग होते हैं बहुत ही कम होते हैं, यानी हमारा इसमें रोटर ही तो घूमता है। अगला है, एक कुशलता पूर्वक रंग और कठोर वातावरण जैसे कि समुद्री जहाजों में कार्य कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है मेरे दोस्तों? तो इनका यूजेस देख लेंगे तो आपका समुद्री जहाजों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। तो डीसी या सिंक्रोनस मोटर के विपरीत थ्री फेज इंडक्शन मोटर की मेंटेनेंस लागत कम होती है और इसके पास ब्रूस स्लिप रिंग जैसे हिस्से नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? स्लिप रिंग नहीं होता है। आगे क्या है मेरे दोस्तों? तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो लॉसेस हैं उनको देख लीजिए। हानियां क्या है मेरे दोस्तों? तो हानियां है आपका कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पे देखेंगे लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। जो हमारा लैगिंग होता है वो कितना होता है? 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर होता है मेरे दोस्तों, 0.8 लैगिंग
ठीक है, कितना होता है 0.8 लैगिंग होता है। यह हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात की जा रही है। तो इसको आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और हमने आपको एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो हमारा लेमिनेट किया जाता है, जो हमारी वाइंडिंग पे वाइंडिंग का लेमिनेशन किया जाता है, वो कितने mm तक किया जाता है उसको भी लिख देंगे। तो आप लोगों को टोटल यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों। इन सभी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब बात आती है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब यहाँ भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप खासकर कम लोड पर आई स्क्वायर आर, इसे कापर लॉस कहते हैं। आई स्क्वायर आर के कारण, आई स्क्वायर आर के लॉस और इफिशियंसी में कमी होती है। यानी जो हमारा लॉसेस होता है उसमें सॉरी लॉस तो बढ़ेगा ही, इफिशियंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इफिशियंसी कम हो गई तो हमारी मोटर क्या हो गई भैया, खराब हो गई। यानी जो हमारी मोटर यूज की जाएंगी हाई इफिशियंसी के लिए यूज की जाती है, ताकि हमारी दक्षता जो हो अच्छी हो। अब बात आती है पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए और सुधारने के लिए इस प्रकार एसी मोटर के साथ स्टैटिक कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर बैंक का उपयोग कर लेते हैं। कैपेसिटर आप लोगों ने देखा होगा मोटरों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। इसको तो आप लोग, हम आपको इसको तो एक लेक्चर में देंगे, बाकी सभी क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसको हम आपको एक लेक्चर में देंगे। 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण 3/2 फाइम या 1.5 फाइम होता है, सिद्ध कीजिए। तो इसको हम आपको एक लेक्चर में बता दूंगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क इक्वेशन ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी चीजें देख लेंगे, कैसे हेडिंग डालना है आप लोगों को, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क समीकरण, पहले ये हेडिंग डाल लेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क समीकरण। तो टार्क समीकरण को लिखना ही है, लेकिन अगर ये थोड़ा स्टेटमेंट लिख देंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, यानी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि इंडक्शन मोटर में बला गुण टी, रोटर करंट I2, फ्लक्स प्रति स्टेटर पोल फाई तथा रोटर के पावर फैक्टर कास फाई 2 हो तो डीसी मोटर के टार्क के अनुसार, तो ये डीसी समीकरण के डीसी मोटर के अनुसार बोल रहा है। अब बात आती है यहां से, बल आघूर्ण टी, फ्लक्स फाई, रोटर करंट I2 तथा यहाँ पे पावर फैक्टर कास फाई 2 के समानुपाती होता है। कौन, टार्क जो होता है किसके समानुपाती होता है मेरे दोस्तों, तो लिखेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के, I2 के, कास फाई 2 के। तो इन सभी चीजों को आप देखेंगे, जो हमारा टी बल आघूर्ण जो होता है, फ्लक्स, रोटर I2, रोटर करंट I2, पावर फैक्टर कास फाई 2 के समानुपाती होता है। तो इन सभी चीजों को आप लोग देख लेंगे। तो यही तो पूछा है उसने, यही कहा है उसने। तो आगे क्या होता है मेरे दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह लगा के कांस्टेंट पद जोड़ देंगे। तो कांस्टेंट पद कुछ भी जोड़ सकते हैं आप। तो हमने क्या जोड़ दिया, के जोड़ दिया, ठीक है। अब ये कहाँ की बात की जा रही है, तो आपको पता हो गया होगा, ये रोटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे I2 है, रोटर करंट है, ये रोटर करंट है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जहां के क्या है मेरे दोस्तों, एक कांस्टेंट है, लिख लेंगे यहाँ पे, जहां के कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे क्या होता है मेरे दोस्तों, तो ई जो हमारा होता है, ई जो हमारा होता है, यहाँ पे एक चीज लिख देंगे, चूंकि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के होता है। किसके होता है, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के होता है। ये कैसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, E = d∅/dt। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किसके नियम के अनुसार है मेरे दोस्तों, फैराडे के नियम के अनुसार है। तो आप लोग देखे होंगे कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के होता है, डी फाई के होता है कि नहीं होता है। तो सेम टू सेम वही बात यहाँ पे भी है मेरे दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम किसके लिए जो ले रहे हैं, रोटर के लिए, तो E2 हमारा क्या हो जाएगा, रोटर के लिए। अब बात आती है सेकेंडरी में E2 हो जाएगा। अब इसी को हम लिख लेंगे तो क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, तो फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो T = K, फाई की जगह पे E2 लिख लेंगे, और I2 कास फाई 2 तो ही रहेगा ही हमारा। तो ये हमारा हो जाता है मेरे दोस्तों, क्या हो गया, ये आपका टार्क इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, टार्क इक्वेशन बन गया मेरे दोस्तों। अब इसमें बात आती है, टार्क इक्वेशन तो आप लोगों ने बना लिया। अब इसमें क्या होती है, 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि स्टार्टिंग टार्क क्या होगा। अब बताइए स्टार्टिंग टार्क क्या होगा। तो स्टार्टिंग टार्क को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, पहले इसके सर्किट को थोड़ा देख लेंगे। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा,
और एक हमारा इंडक्टेंस होगा। क्या होगा? इंडक्टेंस होगा, ये किसी लोड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो लोड होगी ये हमारी E2 होगी। क्या होगी? E2 होगी। तो E2 तो आप लोग देख लिया होगा। अब इसमें करंट भी फ्लो होगी, तो कौन सी होगी? सेकेंडरी है, तो E2 I2 करंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? X2 होगा। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों का क्या परिमाण, के परिणाम क्या, परिमाण क्या हो जाएगा? Z2 हो जाएगा। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उतनी चीजों को समझना है। आगे क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे E2 क्या हो गया, E2 को क्या कहेंगे, E2 को क्या कहेंगे, R2 को क्या कहेंगे और X2 को क्या कहेंगे। इन चीजों को आप लोग लिख लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने जाना होगा कि E2 क्या है? रोटर का EMF है। क्या है? रोटर का रोटर EMF। अगर हम आपको लिख के बताएंगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, EMF है। ठीक है, अब देखिए R2 क्या है? रोटर रेजिस्टेंस है। यहां पे लिख लेंगे रोटर रेजिस्टेंस, ये हो गया। और प्रति फेज, ये एक फेज के लिए लिया जा रहा है मेरे दोस्तों, ये किसके लिए लिया जा रहा है? एक फेज के लिए लिया जा रहा है, ये आर फेज के लिए लिया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे ऐसे डाटा करके ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें और क्या है? X2 है। X2 क्या है? रिएक्टेंस है। क्या है? रिएक्टेंस है। ये भी किसके लिए है? रोटर के लिए है मेरे दोस्तों, रोटर के लिए। ये भी प्रति फेज के लिए है। यहाँ पे लिखेंगे X2 इक्वल टू रोटर, रोटर इंडक्टेंस है। क्या है? इंडक्टेंस है। चलिए, अब कास I2 तो जानते ही है, रोटर करंट है। और कास फाई 2, यहाँ पे कास फाई 2 होगा अभी, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। पावर फैक्टर को किससे दिखाएंगे? यहाँ पे पावर फैक्टर भी होना चाहिए ना, तो पावर फैक्टर को डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हैं, कास फाई 2। चलिए, अब बात आती है जेड की। तो आप लोगों ने जेड इक्वल टू पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, आप लोगों ने BEE में पढ़ा होगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारा जेड इम्पीडेंस होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड हमारा क्या है? Z2 है। तो Z2 है, तो यहाँ पे Z2 बराबर लिख लेंगे। ठीक है, Z2 बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट में R2 है तो R2 लिख लीजिए, प्लस X2 है तो X2 का स्क्वायर लिख लीजिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या करना है मेरे दोस्तों? आगे क्या करना है, अगर हम यहाँ से देखेंगे, आप लोगों को एक चीज और बताना है हमें कि यहाँ से आप लोग कैसे इसको निकालते थे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए, त्रिभुज बनाइए। इसमें क्या क्या होता है, तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे हम लेते हैं X2 और यहाँ पे ले लेते हैं R2। तो इसको हम निकालते तो ये हमारा Z2 होता था। कितना आता था मेरे दोस्तों? तो यही R2 का स्क्वायर आ जाता था प्लस X2 का स्क्वायर आ जाता था। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या करते हैं, अब यहां से अगर हम I2 बराबर निकालते थे तो क्या होता था? I2 बराबर हो जाता था E2 अपान के Z2 के। तो E2 की वैल्यू जो है, E2 की जो वैल्यू है उसको आप ऐसे ही रखने दीजिए, और Z की जो वैल्यू है उसको आप रख लीजिए। E2 बराबर तो हमारा कुछ है नहीं, Z की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में इतना है, तो इसको लिख दीजिए। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करते हैं, ये तो हमारी हो गई I2 की वैल्यू। क्या हो गई? IT की वैल्यू, I2 की वैल्यू तो आ गई मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पावर फैक्टर बराबर होता है R अपान जेड। कास फाई 2 बराबर R अपान जेड होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी के लिए सारी बातें की जा रही है, तो R2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? R2 ले लेंगे। अब क्या होता है, कास फाई 2 बराबर लिख लेंगे तो R2 बटे का जेड की वैल्यू तो आप लोग पढ़ चुके हैं, R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। इतनी चीजों को आप लोग ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, कास फाई 2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब सारी वैल्यू जब प्राप्त हो गई मेरे दोस्तों, तो क्या करते हैं, तो जो हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ है T इक्वल टू के E2, E2 था, I2 था, कास फाई 2 था। अब इसी में सारी वैल्यू को क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। क्या करेंगे? पुट कर दीजिए सारी वैल्यू को। तो जब सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो T इक्वल टू के लगाते ही हैं। E2 की वैल्यू कितनी आई है मेरे दोस्तों? तो E2 था, आपका E2 ही है। और I2 की वैल्यू क्या आई थी? तो यहाँ पे आई थी E2 अपान के अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर आया था आपका इनटू के। अब यहाँ पे कास फाई 2 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कितनी आई? R2 बटे का अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक E2 कितना हो जाएगा? E2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में E2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे के E2 का स्क्वायर।
अब R2 है तो R2 लिख लीजिए बटे का। अब देखेंगे अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा करते थे तो क्या होता था, जो अंडर रूट में रहता था वही बस बचता था। तो क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, यानी ये हमारा स्टार्टिंग की कंडीशन में कितना हमारा आया, ये हमारा टार्क यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग लिख सकते हैं। तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात आती है, अब तो ये तो स्टार्टिंग के लिए हो गया, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाता है, जो हमारा R2 बराबर हो जाता है x2 हो जाता है। अब बात आती है, अब हमारी ये तो स्टार्टिंग कंडीशन की हो गई। अब क्या करते हैं हम, रनिंग कंडीशन के लिए भी देख लेते हैं, क्या करते हैं, रनिंग कंडीशन के लिए भी देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे रनिंग कंडीशन के लिए, ठीक है, रनिंग कंडीशन के लिए, रनिंग कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे रनिंग कंडीशन के लिए होता क्या है, फिर से वही सर्किट बना लीजिए आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, यहाँ पे हमारा क्या है इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस को जोड़ लीजिए, और यहाँ पे क्या दिखा लीजिए, यहाँ पे करंट I2 थी और यहाँ पे R2 था, यहाँ पे X2 था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा E2 ही था ही, इसको लिख लेंगे आप। और जो भी इसके पैरामीटर हैं इनमें क्या होता है, ये टार्क निकाल रहे हैं, क्या है, ये रनिंग कंडीशन के लिए टार्क है, क्या है, टार्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको देख लेंगे आप लोग तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अगर रनिंग कंडीशन में होगी तो इसमें कुछ स्लिप भी होगा, तो स्लिप भी जोड़ लीजिए। तो ये स्लिप किसके साथ होता है, इंडक्टेंस के साथ होता है, ये आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे क्या करते हैं, रनिंग कंडीशन के लिए लिखते हैं रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में क्या होता है, अब यहां पे देखेंगे आप लोग तो एक्स आर, यानी जो हमारा इंडक्टेंस है रनिंग कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रनिंग कंडीशन के लिए एस x2 है, ये तो आप लोग देख रहे हैं। ई आर जो होता है, यानी जो हमारा यहाँ पे ई आर, जो हमारा ईएमएफ का रनिंग कंडीशन के लिए ईएमएफ जो होता है वो किसके लिए होता है, इसमें भी थोड़ा स्लिप होगा कि नहीं होगा, आप लोग ये बताइए, SE2 हो जाएगा। अब अब बात आती है मेरे दोस्तों, तो अब बात आती है किसके लिए, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो हमारा टाइप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, φI2 cos φ2 के, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, या तो हम सीधे लिख सकते हैं, सीधे क्या लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी, तो टी डायरेक्टली टी इक्वल टू के E2 I2 cos φ2, इतनी चीजों को आप लिख सकते थे, तो लिख सकते थे। तो आगे क्या करेंगे, आगे होता है मेरे दोस्तों रनिंग टार्क, रनिंग टार्क लिख लेंगे, रनिंग टार्क। तो रनिंग टार्क क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, IR इंटू फाई इंटू कास फाई आर, ये रनिंग के लिए किया जा रहा है। तो रनिंग के लिए जो भी हमारे पैरामीटर्स होंगे वो आर के लिए ले जाएंगे। अब देखिए आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा था, चूंकि जो हमारा E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IR, यहाँ पे ER लिख लेंगे, क्या है रनिंग के लिए ER, और कास फाई आर। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना था, इतनी चीजों को आपको समझना भी था। अब जो भी वैल्यू है उनको पुट कर दीजिए आप। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, तो आई की वैल्यू पढ़े थे आप लोगों ने, चलिए हम आपको बता देते हैं। आई बराबर क्या हो जाता है, IR बराबर क्या लिख लेंगे आप लोग, ER अपान ZR, यही तो पढ़े थे आप लोगों ने। तो E की वैल्यू तो क्या है मेरे दोस्तों, E की वैल्यू S, यहाँ पे देखेंगे E की वैल्यू क्या है, SE2, और Z की वैल्यू वही है मेरे दोस्तों, क्या है, R2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे SX2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्लिप है तो SX2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना था मेरे दोस्तों। अब आगे क्या करते हैं, अब सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सभी का मान निकालने के बाद क्या करते हैं, इनको हल कर लेंगे, ठीक है, इनकी सभी को वैल्यू को निकाल लिए तो हल कर लेंगे। अब आपको बता दो कि ER की वैल्यू क्या है, तो ER की वैल्यू क्या है, तो आप लोगों ने देखा है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कास फाई आर के लिए क्या होता है, तो इसके लिए R अपान जेड पढ़े थे, तो R अपान जेड पढ़ लेंगे। तो ये रनिंग कंडीशन के लिए है मेरे दोस्तों, ये किसके लिए है, रनिंग कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पे R2 होगा, और रनिंग कंडीशन के लिए जो हमारा इंपीडेंस होगा R2 बटे का इंपीडेंस कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को बता चुके हैं, स्लिप है इसलिए हमारा इंडक्टेंस के साथ S जुड़ रहा है, ठीक है।
अब आगे क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए हमारा समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पे टी रनिंग कंडीशन के लिए लिए टी आर कर दीजिए, ठीक है, रनिंग कंडीशन के लिए टी आर ले लिए। अब क्या होता है, के कांस्टेंट पद जुड़ता ही है जैसा कि आप लोगों को पता है। अब क्या था, आई आर था, अब ई टू भी था कि नहीं मेरे दोस्तों, और क्या था, कास फाई टू था। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना था। ये हमारा, अब देखेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू है उनको पुट कर दीजिए। आई आर की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, आई आर की वैल्यू है एस ई टू बटे का अंडर रूट में आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। अब आगे करते हैं, ई टू तो है ही हमारा, ई टू तो है ही इन टू, अब क्या करते हैं, इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यही तो हमारी है वैल्यू इसकी, कास फाई टू की। कास फाई टू यहाँ पे आर है तो यहाँ पे हम आर लिख सकते थे, या फिर ये तो हमारा समीकरण है, इसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, ठीक है। आर टू अपान के आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर कर लेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हल कर दीजिए, यही हमारा हो गया रनिंग कंडीशन के लिए टी। अब देखिए यस ई टू है, एस लिख लीजिए, ई टू का स्क्वायर हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। अब बटे का कर लीजिए, तो ये दोनों गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें होता क्या है, ये हो जाएगा आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। ये हमारा किसके लिए हो गया मेरे दोस्तों, ये हमारा हो गया रनिंग कंडीशन के लिए हमारा टार्क इक्वेशन। क्या है, रनिंग कंडीशन के लिए टार्क इक्वेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, ई टू क्या है, ईएमएफ है हमारा, रोटर का ईएमएफ है, और आर टू क्या है, रोटर रेजिस्टेंस है, एस जो हमारा है स्लिप है। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिए यहाँ पे, जहां एस इक्वल टू स्लिप, ठीक है। अब आपको बता हो, एक बात और बता दूं दोस्तों, इतना इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम कंडीशन में, या मैक्सिमम कंडीशन के लिए टार्क। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों। इसमें क्या करना होगा, आकलन करना होगा, आकलन करने के बाद जो भी, अगर आप इतना ही लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे लिख देंगे रनिंग मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या होता है, आर टू बराबर एक्स टू हो जाता है। क्या होता है, आर टू बराबर एक्स टू हो जाता है। इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, इससे क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो इंडक्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रतिघात या इंडक्टेंस के बराबर होता है। तो इसको लिख दीजिए, यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम कंडीशन में हमारा, कंडीशन में हमारा जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध और प्रतिघात, क्या है, प्रतिघात है, इंडक्टेंस, प्रतिघात, प्रतिघात बराबर होते हैं। इतनी चीजों को आपको लिखना है, ठीक है, बराबर होते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में हमारा प्रतिरोध और प्रतिघात बराबर होते हैं। तो ये आपका था मैक्सिमम कंडीशन के लिए। अब बात आती है मेरे दोस्तों, तो यहां से आप इतनी चीजों को कर लेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। करना कुछ नहीं था मेरे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को देखना है, बार बार उसे हल कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात आती है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है दिया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के में किसी एक प्रकार की विधि मतलब कि किसी एक प्रकार के स्टार्टर का वर्णन करना है। तो एक प्रकार का स्टार्टर हमने यहाँ पे दिखाए हैं। तो स्टार्टर की आवश्यकता लिखना कैसे है मेरे दोस्तों, तो आपको हम यहाँ पे लिखने की बता रहे हैं, सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसी एक प्रकार के स्टार्टर का वर्णन करना है। तो स्टार्टर क्या होता है, इसके बारे में आप एग्जामिनर को पहले बताइए। तो स्टार्टर क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर के द्वारा हाई करंट को कम किया जाता है और ओवर वोल्टेज तथा अंडर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या काम हो गया स्टार्टर का। अब बात आती है स्टार्टर के प्रकार। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में 3 ही है मेरे दोस्तों। तो 3 ही है, तो इसमें आपको 3 ही पढ़ना, 3 ही आपका आने वाला है। लेकिन मुख्यतः स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और एक है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो आप लोगों को इसमें एक हम स्टार्टर को बताएंगे, तो जो है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो जिसे आप DOL स्टार्टर कहते हैं, वही आपका यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सारी चीजों को देख पा रहे हैं। ये हमारी हो गई इंडक्शन मोटर, यहाँ पे हो गया हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम कॉइल बनाते हैं, और ये हमारा होता है एक प्लंजर होता है, इससे आप नो वोल्ट कॉइल, यहाँ पे एक
मैग्नेट लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, या इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें हम आपको बता दूं कि इसके जो स्टार्टर होता है, यह हमारा जो हमारी छोटी मोटरें होती हैं उनके लिए हमारा यह स्टार्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है मेरे दोस्तों, इसमें इस प्रकार के स्टार्टर में होता क्या है कि इसमें स्टार्ट करने के लिए जो हमारा करंट ज्यादा या कम ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ये 3 फेज के लिए लिया जा रहा है, ये देख लेंगे यहाँ पे RYB के लिए। इसमें एक ऑफ स्विच होता है, एक ऑन स्विच होता है, एक 9 वोल्ट कॉइल भी होती है इसमें। तो इन चीजों को आप लोग फिगर के माध्यम से देख लेंगे। अब थ्योरी पे चलते हैं, आप लोग थ्योरी पे चलते हैं, तो थ्योरी में थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। तो DOL स्टार्टर का जो हमारा उपयोग है 5 HP से कम की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अब बता दो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के बटन यूज किए गए हैं। यहाँ पे जो बटन यूज किए जाते हैं स्टार्टर में, जो बटन यूज किए जाते हैं वो पुश बटन होते हैं। क्या होते हैं? पुश बटन होते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, एक हरे रंग का होता होगा और एक लाल रंग का होता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम आप स्टार्टर में करंट आता है तो जब हमारा लाल रंग का बटन होता है तो हर समय स्टार्ट ही रहता है। अगर हम मशीन को चालू कर देंगे तो हरी वाली बटन से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा रेड वाला बटन होता है वो स्टार्ट ही रहता है हर समय। यही बात इसमें लिखी गई है। एक हरे रंग का स्विच जिसे ऑन स्विच कहते हैं, और दूसरा लाल रंग का जिसे आप ऑफ स्विच कहते हैं। लाल रंग का स्विच सदा ऑन स्थिति में रहता है, मोटर को रोकने के लिए दबाते हैं, इसे दबाते हैं। तो मोटर को रोकने के लिए, जैसा कि आप लोग सिंपल सी लैंग्वेज है मेरे दोस्तों की, जो मोटर होता है उसमें 2 स्विच होते हैं, एक हरा रंग का, एक लाल रंग का। लाल रंग का यूज किस लिए करते हैं? रोकने के लिए, और हरे रंग का चालू करने के लिए। आगे क्या है? जिससे मैग्नेटिक कॉइल, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मोटर को रोकने के लिए इसे दबाते हैं, जिससे इससे क्या होता है, मैग्नेटिक कॉइल का शॉर्ट सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी ब्रेक मतलब ओपन हो जाता है और मोटर रुक जाती है। इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल जो लौह क्रोड परिनालिका पर लिपटी होती है। देखिए यहाँ पे एक परिनालिका है मेरे दोस्तों, इस पे यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसे हम क्या बनाए हैं मेरे दोस्तों, एक परिनालिका पे हम क्या किए हैं, फेरों को लपेट दिए हैं, यानी कंडक्टर्स को लपेट दिए हैं। तो वही चीजें यहाँ पे की बताई जा रही है, ठीक है। प्रणालिका पे जुड़ी होती है, किंतु कम वोल्टेज अथवा 9 वोल्ट पर क्रोड को आकर्षित नहीं कर पाती। यानी हमारा जो ये हमारा होता है प्लंजर, जो होता है मेरे दोस्तों, कम वोल्टेज पे इसको क्या करती है, ओपन नहीं कर पाती है। क्या कर नहीं कर पाती? आकर्षित नहीं कर पाती, यानी इसको आकर्षित नहीं कर पाती। यहाँ जुड़ेगा मेरे दोस्तों, तो जुड़ जाएगा तो हमारा सब सारा काम चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? आगे है आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, किंतु कम वोल्ट पर अथवा 9 वोल्ट पर क्रोड को आकर्षित नहीं कर पाती, ये तो आपको पता होगा, जिससे मोटर सप्लाई से अलग होकर बंद हो जाता है। तो वो तो पहले ही बंद है, ठीक है, बंद हो जाता है। अब इसमें एक चीज बहुत ही अच्छी, यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर, यहाँ से देखेंगे इसमें इतनी चीजें थोड़ा अलग से इंक्लूड की गई हैं। हीटिंग कॉइल द्विधात पत्तियों पर लिपटी होती हैं, जो धारा का मान बढ़ने पर गर्म होकर मुड़ जाती है और विद्युत परिपथ तापीय स्विच की सहायता से भंग हो जाता है, जिससे मोटर ओवर करंट से होने वाली हानियों से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो आपका स्पीड कंट्रोल मेथड है उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल मेथड को आप लोग देखेंगे, तो स्पीड कंट्रोल कैसे हेडिंग डालेंगे आप, लिखेंगे स्पीड कंट्रोल और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें थोड़ी चीजों को आप लिख देंगे, तो किसके माध्यम से किया जा रहा है, वही चीज 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति, यानी जो हमारी स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड NS और स्लिप S पर निर्भर करती है। यानी हमारा जो स्पीड कंट्रोल का जो मेथड है किस पे डिपेंड करता है मेरे दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप पर निर्भर करता है। इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्टेटर पोल की संख्या पर निर्भर करती है। तो इसमें इन चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो स्पीड इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है NS कोष्टक में 1 - S, तो इन सभी चीजों को जाना होगा। सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P होता है। तो यही सारी जो पैरामीटर्स हैं यही डिपेंडेंट होते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब आती है बात आगे की। अब देखेंगे यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करने वाले कारक, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर दीजिए। तो अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करें, यानी हमारी 50 हर्ट्ज है, इसे कम कर देंगे, इसे हम कम करेंगे तो हमारा स्पीड है वो भी कम हो जाएगा। ले लीजिए भैया, क्या कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी कम करने पे क्या हो जाएगा, रोटर का रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। अब स्टेटर पोल्स की संख्या को कम कर दीजिए। देखिए इसको हम कम करेंगे तो ये हमारा बढ़ेगा, ठीक है। इसको हम कम करेंगे तो ये हमारा बढ़ेगा, अगर स्पीड को कम करेंगे तो हमारा पोल्स को घटाना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड को कम करेंगे तो पोल्स की संख्या को बढ़ा देंगे। आगे क्या है, सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन। यहाँ पे EMF जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
एन के होता है, स्पीड क्यू होता है। तो अगर हम ईएमएफ को बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों तो स्पीड भी बढ़ेगा, अगर स्पीड को घटा देंगे तो हमारा ईएमएफ भी कम हो जाएगा। स्लिप में परिवर्तन, तो यहाँ पे स्लिप में भी देख रहे होंगे, अगर हम स्लिप को कम कर देंगे तो मेरे दोस्तों जो हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो ये हमारा घट जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें एक मेथड को बताया गया है मेरे दोस्तों, स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक विधि का यूज किया गया है, इसमें इसको आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। इसमें ये भी होता है, ये होता है आर, ये होता है वाई, ये होता है बी, ठीक है, ये सप्लाई से जुड़ी होती है। तो इसमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको एक विधि का वो बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप कैस्केड कहेंगे, ठीक, क्या कहेंगे, कैस्केड विधि या सोपानी संयोजन विधि कहेंगे। इस प्रकार के संयोजन में होता क्या है मेरे दोस्तों, दो मोटरों को हम स्लिप रिंग के माध्यम से जोड़ते हैं। किसके माध्यम से, स्लिप रिंग के माध्यम से जोड़ते हैं। और ये कैसे जुड़े होते हैं, मैकेनिकली कपल्ड होते हैं एक दूसरे से। देखेंगे ये हमारा कपलर होता है, इसके माध्यम से हम कपल करते हैं। ये हमारी क्या होती है, स्लिपरिंग, तीन स्लिपरिंग के माध्यम से इसको हम जोड़ लेते हैं। इसमें दो मोटरों का यूज किया जाता है, कितनी मोटरों को, दो मोटरों को यूज किया जाता है। इसमें स्लिपरिंग का यूज किया गया है, इसलिए इसमें स्लिपरिंग मोटर का यूज कर लेते हैं। अब बात आती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे एक मोटर ये हो गई, एक मोटर हो गई, और यहाँ पे हमारा रियोस्टेट लगा होता है। क्या होता है, रियोस्टेट लगा होता है। तो आगे चलते हैं इस विधि में, इस विधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस विधि में दो मशीनों को मैकेनिकली कपल्ड किया जाता है, यानी मैकेनिकली कपल्ड किया जाता है, ठीक है। अधिकतर दोनों ही मोटर स्लिप रिंग टाइप की होती हैं, यानी इसमें या तो हम स्क्वायरल केज की कर लेते हैं या स्लिप रिंग टाइप की कर लेते हैं। इस केस में सप्लाई इंडक्शन मोटर्स में एक से स्टेटर से जुड़ी होती है, और मोटर की इंड्यूस्ड ईएमएफ को दूसरे मोटर के स्टेटर को फीड किया जाता है, यानी इसको एक स्टेटर से दूसरे स्टेटर को फीड किया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये बात आती है, यहाँ पे देखेंगे यदि P1 और P2 दो मशीनों के पोल्स की संख्या है, यानी जो मशीनें हैं इसके जो पोल्स की संख्या, यानी जो हमारी मशीन है इसके पोल्स की संख्या P1 और P2 ले लेते हैं, तो क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए P1 और P2 दो मशीनों के पोल्स की संख्या है, और F जो है फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जो सेट निम्न गति के दे सकता है, यानी जो हमारा सेट है ये निम्न गति दे सकता है। पहला क्या है, जब मशीन अकेले कार्य करती है तब सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, NS इक्वल टू 120। अब पहले पोल के लिए लिया जा रहा है, पहली वाली मशीन के लिए, तो इसमें पहला पोल P1 लेंगे। क्या लेंगे, P1 लेंगे। अब आगे देखेंगे, जब मशीन दो अकेले कार्य करती है, यानी ये पहली, देखिए यहाँ पे इसको हमारा मोटर 1 है, ये मोटर 2 है, तो यही बात की जा रही है, यानी जब हमारी मोटर अकेले कार्य करती है तब की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब मशीन 2 अकेले कार्य करती है तब NS 120 F/, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाता है, I2 P2 हो जाता है, ठीक है, तो P2 हो जाता है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे की बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पे है थर्ड कंडीशन क्या आ जाती है, जब हमारी मशीन 1 और 2 रनिंग कंडीशन है, यानी दोनों मशीनें हमारी रनिंग कंडीशन में है और एक ही दिशा में है, तो जो हमारे पोल्स होंगे वो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर विपरीत हो गई तो क्या हो जाएंगे, पोल्स को हम घटा देंगे, ठीक है। अब बात आती है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे देखेंगे टार्क स्लिप कर्व पर रोटर रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी प्रभाव क्या पड़ता है, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हमने आपको बता दिया है कि जो हमारा टार्क स्लिप कर्व होता है इसको कैसे पहले खींचेंगे, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो आपने टार्क इक्वेशन पढ़ रखा है मेरे दोस्तों, तो रनिंग कंडीशन के लिए क्या होता है, तो T इक्वल टू के एस E2 का स्क्वायर R2, ये हम आपको अभी प्रूव करवाएंगे, ठीक है। ट्रिप प्रूव करवा चुके हैं, तो इसको आप लोगों ने समझा होगा। तो जैसे कि देखा, यदि E2 जो होगा स्थिर होगा तो क्या होगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S R2 अपान, ये तो हमारा Z है, क्या है, Z है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे अगर हम स्लिप को 0 कर देंगे, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड पर टार्क जो हमारा 0 हो जाएगा, यानी T इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या होगा, हमारा जो वक्र होगा मूल बिंदु से प्रारंभ होगा। एक पॉइंट तो मिल गया हमें, तो एक पॉइंट क्या हो गया, हमें मिल गया कि हमारा जो मूल बिंदु से वो टार्क हमारा चालू होगा, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, तो जब हमारा स्लिप क्या होगा, स्लिप का मान बहुत कम हो, अर्थात स्लिप लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो, तो एस देखेंगे एस x2 का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ पे इसको आप ध्यान में रख लेंगे। ये तो हमने आपको बताया T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस R2 अपान, देखेंगे जो हमारा R2 का स्क्वायर और ये R2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक R2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, स्लिप अपान R2 के, ठीक है। तो एक इसके है, यहाँ पे देखेंगे यदि R2 स्थिर हो, यानी जो हमारा R2 है स्थिर हो, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, आगे बहुत 4 कंडीशन हमें लेना होता है, 4 के लिए हम खींच देंगे, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कम स्लिप पर टार्क स्लिप कर्व एक सरल रेखा में होगा,
इन चीजों को अभी हम दिखाएंगे आपको, आपको कर्व खींच के दिखाएंगे। स्लिप का मान जैसे जैसे बढ़ता है, बल बल आघूर्ण भी बढ़ेगा। बल आघूर्ण अधिकतम तब होगा जब, देखेंगे हमारा बल आघूर्ण अधिकतम कब हो रहा था, यानी टार्क हमारा अधिकतम कब हो रहा था, जब हमने आपको बताया कि जब हमारा R2 और X2 बराबर होता था। अब देखिए यहाँ पे स्लिप है मेरे दोस्तों, इसके साथ स्लिप भी जुड़ा होता है, तो क्या होता है S लिख लेते हैं। अगर S बराबर देखेंगे तो R2 अपान क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आपको दिखा देते हैं, आपका ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, इसको हम आपको दिखाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग स्वयं के लिए करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को हम आपका जो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं इनको आपको देखेंगे भी, कैसे देखेंगे तो हम आपको भी बताएंगे। यदि रोटर की स्पीड कम होती है, यानी जो हमारा रोटर है उसकी स्पीड कम है, तो R2 का मान X2S की अपेक्षा नगण्य हो जाता है। अगर रोटर की स्पीड कम होता है तो R2 का मान X2 के अपेक्षा नगण्य हो जाता है। तो यही चीजें हम आपको बताना चाह रहे थे दोस्तों, कि पहली कंडीशन तो यही थी मेरे दोस्तों, कि जब हमारा हमने क्या किया, स्लिप को 0 किया, यानी हमारी सरल रेखा मिल गई है, पहली बात। अब दूसरी देखेंगे तो दूसरी यहाँ पे जो हमारा R23 के लिए है, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि इन सभी चीजों के यहाँ पे थोड़ा हमारा जो हमारा टार्क है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए देखेंगे जब हमारी मैक्सिमम होगी तो R2 इक्वल टू, जो हमारा ये क्या है, नगण्य के लिए बात की जा रही है, R2 का मान S2 की अपेक्षा नगण्य होता है तब, यानी हमारा यहाँ पे नगण्य यानी न के बराबर 0 हो गया, तो यानी हमारा स्लिप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्लिप यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का मान 1 होता है। ठीक है, और बाकी जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी जो दिखाई गई है ये मैक्सिमम लाइन है। यहाँ पे टार्क, अब देखिए टार्क स्लिप कर्व आप पढ़ ही रहे हैं, तो टार्क टी और स्लिप एस के बीच यह कर्व खींचा जाएगा, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम स्लिप होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। तो यहाँ डैश दिखाया गया है, डबल डैश दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, जो हमारा R23 है ये बड़ा होगा इससे, और ए इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना था मेरे दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट का जो भी 2 क्वेश्चन बचा है इसको आप लोग स्वयं हल करेंगे, सॉरी 1 क्वेश्चन बचा है, इसको आप हल, इसको तो हमने बता दिया, गुण व दोष आपको बता दिया है। अब बचता है स्लिप, बचा है, क्रवलिंग बचा है, सिंगल फेजिंग बचा है, कॉगिंग बचा है। तो ये आप लोग अपने नोट्स से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें भी शायद इतने ही क्वेश्चन हो, ये चैप्टर 2 से लिया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो प्रैक्टिस सेट है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे मेरे दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। जो भी टेलीग्राम पे जितनी भी पीडीएफ है उनको सेंड कर दिया जाएगा, ग्रुप का आज जो ओनली एडमिन है उसको ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, जो भी चीजें होंगी, जिससे मांगना होगा, जिससे पूछना होगा, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसमें थोड़ा बकवास कम करेंगे, क्योंकि देखिए अगर बकवास चालू हुआ, गाली गलौज हुई, तो मैं तुरंत बंद करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि कोई प्रकार की दिक्कत ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको चालू कर रहा हूँ। 3-4 यही 10-15 दिन बचे हैं मेरे दोस्तों, इसमें आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब आप लोगों को करना क्या है, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।